हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम हिंदी साहित्य से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। उनसे जुड़े हुए रचनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने इससे पहले महादेवी वर्मा जी के जीवन के परिचय के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में जो हिंदी होती है वो 20 मार्क्स की आती है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के सिलेबस में ही आपके जो जो कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार जो भी हमें सिलेबस के अनुसार दिए हैं वही हम वीडियोस में देखेंगे, ताकि जो हमारा रिवीजन है वो पूरे सिलेबस के अनुसार हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को तो आप जानते ही होंगे, वो आपके छायावादी युग के 4 स्तंभों के ही एक माने जाते हैं। एक स्तंभ है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था महादेवी वर्मा जी के बारे में, जो कि छायावादी युग की 4 स्तंभ में भी एक स्तंभ शामिल थी। उसी प्रकार से हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान रहे हैं, जो कि पहला और प्रमुख जो है स्तंभ है छायावादी युग का। ठीक है, तो इनको किस प्रकार से जाना जाता है? इनको कहानीकार, निबंध लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार और ये नाटककार मैंने डबल बार लिख दिया है। तो इन सभी के वजह से इनको जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को इन्होंने कविताएं भी लिखी है, कहानियां लिखी है, निबंध लिखे हैं और उपन्यास के साथ साथ नाटक भी लिखे हैं। तो इसीलिए इनको जाना जाता है। और ये छायावादी युग के थे। साथ ही छायावादी जो है एक धारा प्रवाहित करने में सबसे ज्यादा जो है श्रेय जो है जयशंकर प्रसाद को जाता है, क्योंकि ये छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और निधन भी इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो 30 जनवरी 1889 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वैसे आपसे जन्म और निधन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, आपसे केवल उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य और रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 में। तो काफी कम एज में ही इनका निधन हो गया था। फिर भी इन्होंने इतनी सारी अपनी रचनाएं की हैं कि मैंने यहाँ पर सभी रचनाएं भी इनकी नहीं लिखी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कहानियां लिखी है, बहुत ज्यादा कविताएं लिखी है। ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ था वो क्षय रोग के कारण 1937 में हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं इनके पुरस्कारों के बारे में। तो इनको पहला पुरस्कार मिला पद्म भूषण, जो कि कब मिला था? 1954 में। यानी कि इनके निधन के बाद इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया 1954 में। और एक इनको जो पुरस्कार मिला वो कामायनी रचना के लिए मिला था। कामायनी रचना प्रकाशित हुई थी सन 1935 में। ठीक है, 1937 में इनका निधन हो गया था और 1935 में कामायनी प्रकाशित हुई थी। तो मंगला प्रसाद पारित जो है पुरस्कार कामायनी रचना के लिए ही इनको दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद है वो किस प्रकार के कवि हैं? वो छायावादी कवि हैं। और साथ ही छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, हमने जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें से 2 लोगों के बारे में पढ़ लिया है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी के बारे में। साथ ही आपको इन चारों के नाम याद कैसे रखने हैं? आप इनके पीछे के जो सरनेम होते हैं उनको याद रख सकते हैं। कैसे? पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? छायावाद के 4 स्तंभ याद हो जाएंगे, जिसमें से कि आज हम दूसरा स्तंभ पढ़ रहे हैं। एक हमने महादेवी वर्मा कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हम सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी अगली वीडियोज में पढ़ लेंगे। अब यहाँ से आपको देखना है कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और महादेवी वर्मा है, तो इन दोनों का ही संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में यूके लिखा है। इनके नेम के आगे महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी का संबंध उत्तराखंड से है। तो चलिए, अब छायावाद के 4 स्तंभ को हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हमें देखना है
जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो कि हमसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तथ्य इनका है कि इनका एक अपूर्ण उपन्यास भी रहा। ठीक है, अपूर्ण उपन्यास कौन सा रहा हमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के रूप में। तो इरावती आपको राइट आंसर बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का एक ऐसा उपन्यास भी है जो कि अधूरा रह गया, तो वो कौन सा है? वो है इरावती। इरावती आपको याद रखना है। एक है विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इनका एक महाकाव्य ऐसा है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहा। वो कौन सा रहा? कामायनी रहा, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1935 में इसका प्रकाशन हुआ और इसी की वजह से इनको मंगला प्रसाद पारित पुरस्कार भी मिला था। और जयशंकर प्रसाद का जैसे ही आप नाम लेते होंगे तो आपके मन में सबसे पहले इनकी रचना कौन सी आती है? कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, एक काव्य, सबसे बड़ा काव्य है इनका कामायनी और सबसे विश्व प्रसिद्ध भी काव्य। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचनाओं में कामायनी है। ठीक है, उर्वशी वगैरह भी है, वो आगे आगे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है विश्व प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कौन सा है? कामायनी है। इसी की वजह से मंगला प्रसाद पारित जो है इनको अवार्ड भी मिला। और साथ ही इसके बारे में एक और बात याद रखनी है, अंतिम नाटक। ठीक है, अंतिम नाटक भी इनका ये रहा था, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखो आपका एक फैक्ट इसमें आता है कि आत्मकथा नहीं लिखी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी कवि भी थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे। तो इन सभी के होने के बावजूद इन्होंने अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखी? तो उसका एक कारण है कि इनका कहना था कि जो इनका जीवन था, क्योंकि इनकी पिताजी की मृत्यु काफी छोटी एज में, जब ये बहुत छोटी उम्र के थे तभी हो गई थी, तो इनकी जो फैमिली थी तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ गई थी। तो बचपन से ही इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा अभावों का सामना करना पड़ा था, बहुत ज्यादा इनके जीवन में कठिनाई आई, संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा और बहुत ज्यादा सिंपल साधारण इनका जीवन रहा था। तो इनका ये कहना था कि मेरे जीवन में इतने अभाव है कि मुझे अपनी आत्मकथा जो है वो लोगों को नहीं बतानी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमियों से इनका जो है जीवन व्यतीत हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखी है। इन्होंने खुद की आत्मकथा क्या होती है? जो खुद हम लिखते हैं, खुद अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो नहीं लिखी है। अंतिम नाटक आपको पता चल गया, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य पता चल गया, अपूर्ण उपन्यास पूछा जाएगा तो इरावती आपको राइट आंसर बता देना है। ठीक है, अब आते हैं हम इनकी रचनाओं पर। ठीक है, रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले कहानी देख लेते हैं, कुछ कहानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर आप जान लीजिए, यहाँ पर मैंने जितने भी कहानियां लिखी हैं, अन्य रचनाएं लिखी हैं, काव्य और ये नाटक लिखे हैं, तो ये कौन से लिखे हैं? ये सिर्फ मैंने वही लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूकेपीएससी और यूके द्वारा पूछे गए थे। और साथ ही ऐसे काव्य लिखे हैं जो कि इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वो ही सब यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो आप पढ़ सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, पर यहाँ पर मेन क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी। तो कहानी में जो सबसे प्रसिद्ध कहानियां इनकी है वो है गुंडा, उर्वशी का नाम गुंडा पूछा जाता है, उर्वशी पूछा जाता है, पुरस्कार, इंद्रजाल और छोटा जादूगर। ये सभी जो कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। तो गुंडा, उर्वशी, पुरस्कार, इंद्रजाल और छोटा जादूगर, तो ये कहानियां इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी अन्य रचनाएं देख लेते हैं जिनमें आपके काव्य वगैरह आ जाते हैं, काव्य संग्रह आ जाता है। तो कामायनी, उर्वशी यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, उर्वशी का अब इनके सन में देख लीजिए। कामायनी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों है? इसी वजह से इनको पुरस्कार मिला था मंगला प्रसाद। और आपका जो कामायनी है वो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य भी है, इसीलिए कामायनी का आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रकाशन कब हुआ। इसका प्रकाशन मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, 1935 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था, तो याद रखना है। उर्वशी याद रखना है, 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। साथ ही प्रेम पथिक 1913 में प्रकाशन हुआ, झरना का प्रकाशन 1918 में और आंसू का प्रकाशन 1925 में हुआ। आंसू का तो आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका एक काव्य है। तो आंसू जो है
आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसू को क्या कहा गया है? हिंदी का मेघदूत इनकी आंसू रचना को कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी ऐसी रचना है जिसको हिंदी का मेघदूत कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसू, जिसका जो है प्रकाशन 1925 में हुआ था। फिर एक लहर है जो कि 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। फिर आते हैं हम नाटकों पर। इनके कौन कौन से नाटक है जो इनके द्वारा लिखे गए? तो ध्रुव स्वामिनी, आपने नाम सुना होगा, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग पूछा जाता है, यज्ञ कामना, एक घूंट, राजश्री, अजात शत्रु पूछा जाता है, विशाख और सज्जन। तो ये इनके क्या है? कुछ प्रमुख नाटक हैं। जो प्रमुख नाटक हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और जन्मेजय का नाग, यज्ञ कामना, राजश्री, एक घूंट, विशाख और सज्जन। तो ये हो गए इनके नाटक और कुछ काव्य के साथ साथ कहानियां। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का मेघदूत आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? इनकी आंसू रचना को कहा जाता है। 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था और कामायनी का कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो इनका प्रकाशन जिसका याद रखना है वो देख लीजिए। अब देखिए, अब वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का आपको नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, माधुरी, प्रभा, इंदु और सरस्वती। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो वो कौन सी पत्रिका है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से उसका एक नाम है। तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आप सर्च कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, इन सबको भी लिख लीजिए। अगर आपने अपने नोट्स में इनमें से कोई भी एक चीज छोड़ी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या फिर इसको ही लिख सकते हैं। साथ ही जो इससे जुड़े हुए और चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यानी कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी बाकी स्तंभ है छायावादी युग की, और जितना भी हमारे सिलेबस में कवि है, नाटककार है, कहानीकार है, जितनी भी चीजें हमारे सिलेबस अनुसार है, उन्हीं में से हम कोई भी रैंडमली एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो इससे रिलेटेड और वीडियोस में जितने भी लिंक होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह का रैंडमली जो रिवीजन है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।